हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मेरिट एट फिजिक्स। यहाँ हम फिजिक्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं यहाँ से और फाइनली से अब यहाँ करते हैं। तो यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 5, जिसमें हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक है, जैसे कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार चार्ज के बीच में फोर्स लगता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, वही चार्जेस जब रुके हुए रहेंगे, स्टैटिक स्टेट में होंगे, तब क्या वही फोर्स क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा। तो हम लोगों को पता चल चुका है कि प्लस प्लस एक दूसरे को दूर भगाते हैं, मतलब रिपेल करते हैं, माइनस माइनस एक दूसरे को दूर भगाते हैं, वहीं प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि कितना फोर्स है, मतलब व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय विच दे अट्रैक्ट, दे रिपेल। इसका जवाब अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। तो जब इस सवाल का बवाल मचा तो सामने आए कूलम्ब चाचा नहीं, और आकर क्या बताते हैं वो जानने से पहले आप हेडिंग लगाएंगे कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब चाचा का नियम। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं कि यदि आपके पास दो पॉइंट चार्जेज हैं, पॉइंट चार्जेज, ठीक है, अब आप पूछेंगे पॉइंट चार्ज का क्या सीन है। अब तो पॉइंट चार्ज कहने का मतलब ये चार्जेज जो छोटे से स्पेस में हों, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे। हाँ, बड़े जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक बड़ा बॉल है, ठीक है, उस पर चार्ज पूरा बिखरा पड़ा है। यदि आपसे पूछा जाए क्या वो पॉइंट चार्ज है, तो आपका जवाब ना होगा। क्यों? क्योंकि आपको जैसा बताया गया, ठीक है, क्योंकि ये बिखरे पड़े हैं इसलिए नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, ये भी हो सकता है। कब? जब ये बहुत दूर हो, जैसे दो इसी जैसे बॉल हो, बड़े बड़े बॉल्स मेटालिक, ठीक है, उस पर चार्ज बिखरे पड़े हैं और दोनों को दूर रखे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए क्या छोटे छोटे नहीं, यानी कि पॉइंट चार्ज होंगे। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज का कोई फिक्स डेफिनेशन है नहीं, वो दोनों के मतलब दोनों के सेपरेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ आते हैं। यहाँ पर कूलम्ब चाचा क्या बता रहे हैं आपको कि यदि ये Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड वाले दो चार्जेज हैं, शुरुआत में मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, प्लस माइनस भी हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं फिलहाल क्या चीज़, दोनों प्लस हैं। तो क्योंकि ये प्लस प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भगाएंगे नहीं। तो ये देखते हैं कि ये फोर्सेस किधर लगा रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। रिपल्सन होने का मतलब ये नहीं है कि ये दूर इधर भगा देगा, इधर भगा देगा, इधर इधर, ऐसा होता नहीं है। कूलम्ब साहब सबसे पहले बताया कि ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। किधर लगाएंगे? तो उसी लाइन के अलॉन्ग लगाएंगे जो इनके सेंटर्स को कनेक्ट करेगा। ठीक है, मान लेते हैं वो लाइन कौन सा है, यही है। तो ये अगर इसको रिपेल करता है तो किधर? इधर। ये फोर्स किस पर लगा है? Q1 पर। कौन लगा है? Q2। तो लिखेंगे फोर्स ऑन 1, जिस पर लगेगा पहले और बाद में जो लगाया सो। ठीक है, और ये इस पर लगाया किधर? इधर, इसी लाइन के लॉन्ग रिपल्सन, यही ना। क्या लिखेंगे? 2 पर लगाया इसलिए 2, कौन लगाया? 1 लगाया, इसलिए इस तरह से। ठीक है, क्लियर है? ये लिखने आ गया ना, जिस पर लगेगा फोर्स वो पहले लिखेंगे, जो लगाएगा वो बाद में। यहाँ क्या है? तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और यहाँ क्या है? 2 पर लगा है, किसके द्वारा? 1 के द्वारा। ठीक है, तो साथ में कूलम्ब साहब ये भी बताया कि लाइन पर तो लगे, मतलब उस लाइन के लॉन्ग तो होगा ही ये फोर्स, साथ में ये फोर्सेस मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होंगे? इक्वल। ठीक, इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे? तो इक्वल, और इनके डायरेक्शन तो आपको दिख ही रहा है, क्या रहे, क्या है? अपोजिट है। तो यानी कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। अगर ये प्लस माइनस भी होता तो किधर? ये इसको अपनी ओर खींचता और ये अपनी ओर, फिर भी डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है नहीं। यहाँ पर इस बात को याद रखना है कि ये फोर्सेस क्या होंगे? तो इक्वल और अपोजिट होंगे। मैग्नीट्यूड इक्वल है इसलिए मान लेते हैं कि F12 का मैग्नीट्यूड इक्वल F21 का मैग्नीट्यूड इक्वल क्या? F। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच का ये फोर्स होगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का हो, जैसे चार्जेस होंगे वैसे फोर्स। तो कूलम्ब साहब के हिसाब से क्या होता है? ये जो फोर्स है, अगर हम मान लेते हैं कि इनके बीच का सेपरेशन क्या है? R है। याद रखेंगे ये सेपरेशन इनके सेंटर से लेना आपको, मतलब ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं दोनों चार्जर के बीच का, एक्चुअली उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक, तो ये क्या बताता है कि इनके बीच का फोर्स F है, तो F प्रोपोर्शनल होगा किसके? तीन के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। नहीं, मतलब क्यों ऐसा? तो ये फोर्स इस पर कैसे डिपेंड करेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 का अगर वैल्यू बढ़ता है तो F बढ़ जाएगा, Q2 का वैल्यू बढ़ता है तो F बढ़ जाएगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? इन्हीं चार्जेस के कारण तो फोर्स है।
चार्ज के कारण फोर्स है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो बढ़ेगा नहीं, घटेगा तो घटेगा ही, ठीक है, इस तरह से। और वहीं यहाँ पर यही फोर्स इसके डिस्टेंस, इनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यही है। अगर इन दोनों को एक साथ हम कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह से, यही है कूलम्स लॉ, ठीक है। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सिंपल है, एफ क्या है तो फोर्स है, कौन सा फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलिए या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलिए, फिलहाल ये रुके हुए हैं स्टैटिक है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेज इज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट of their magnitudes, of their magnitude, ठीक है। एंड और क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ऑफ द डिस्टेंस और सेपरेशन, डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब उनके बीच में जो लग रहा है फोर्स, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड्स, इनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज कूलम्स स्टेटमेंट, कूलम्स लॉ, ठीक है, ये है, समझ में आया। तो नोट बनाते चलें आप। तो इसको लिखने के बाद इस फिगर को यहाँ दिखा देंगे, ठीक है, मतलब ये लैंग्वेज लिखेंगे पहले, मतलब आप अपने कॉपी में नोट कैसे बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले आप जो हेडिंग देने के बाद ये लैंग्वेज लिखेंगे, फिर ये फिगर ड्रा करेंगे और उसके बाद फिर ये लिख देंगे, ठीक है। हम लिखते रहे यहाँ पे ए प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये है कूलम्स लॉ, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसके, देखिए, तो फाइनली कूलम्स लॉ क्या आया कि दो चार्ज के बीच में फोर्स F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल के बदले में एक कांस्टेंट आएगा जो यहाँ K है, ठीक है। इस K को हम लोग बोलते हैं हियर K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलिए, या इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है, जिसका SI सिस्टम में वैल्यू होता है, ठीक। तो वैल्यू ऑफ K, वैल्यू ऑफ K इन SI सिस्टम, ठीक है, क्या होगा, तो K इक्वल 9 इंटू 10⁻⁹, यूनिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, K इक्वल क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 नीचे यानी कि पर कूलम स्क्वायर, ठीक। तो यही लिख देते हैं हम, ठीक, ये है। इसके बाद हम लोग देखते क्या है कि यहाँ K का तो वैल्यू मिल गया, तो फाइनल आपको रिलेशन ये पता चल गया। इस K की वैल्यू मीडियम के हिसाब से चेंज करते रहता है, ठीक है। अब ये क्या मामला हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जरूर, लेकिन ये वैसा वाला कांस्टेंट नहीं है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। मीडियम जैसे जैसे चेंज करेगा, कौन सा मीडियम, जिस मीडियम में चार्जेस रखे हुए हैं,
जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे इसका भी वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। ये जो वैल्यू है वो फ्री स्पेस के लिए है। किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। जैसे और इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे भाई, यहाँ तो पता नहीं चल रहा है कि मीडियम पर डिपेंड करेगा कि नहीं। मीडियम का रिप्रेजेंटेशन कुछ दिखाई दे रहा है जो मीडियम को रिप्रेजेंट करे, नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, के को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एप्सिलॉन है, क्या है, एप्सिलॉन, ठीक है। और ये नॉट तो जानते ही हैं ये। तो यहाँ पर जो ये बात हो रहा है ये फ्री स्पेस के लिए, ठीक। और इतना का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक। अब ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी है, नाम है परमिटिविटी, परमिट करने वाला। लेकिन देखते हैं कि ये इस पर कैसे डिपेंड करता है ये। हाँ, यहाँ से हम क्या देखें कि के का वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करता है। जब के का वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करता है तो फोर्स पे क्या चाहिए, मीडियम पर डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अब एफ इक्वल क्या हो जाएगा, के के बदले में हम क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए, ठीक है। वही अगर किसी मीडियम की बात करें, फॉर अ मीडियम F क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, ठीक है। नाम है परमिटिविटी। लेकिन देखिए क्या होगा, अगर इसका वैल्यू ज़्यादा हुआ तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मीडियम के अकॉर्डिंग तो इसका वैल्यू होगा, अगर इसका वैल्यू ज़्यादा रहता है तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाता है, और कम रहेगा तो ये ज़्यादा होगा। होना चाहिए तो परमिटिविटी नाम से लग रहा है कि परमिट करेगा, होना चाहिए था इसके वैल्यू के साथ इसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा। ये क्या है, इसके बारे में आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, ये सब जो फैक्टर्स हैं इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपको याद क्या रखना है कि के क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू क्या होता है, यहाँ आप नोट करते समय लिख देंगे, इसी का वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। यही था कूलम्स लॉ। अगर इसको शॉर्ट में आप लिखना चाहें, ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स इसका आप बना सकते हैं, देखते हैं कैसे। तो अब कूलम्स लॉ का शॉर्ट नोट्स यही ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ये किसके लिए आया है, ये क्या बताता है। तो पता तो इतना चल ही चुका क्या, कि दिस लॉ states about the electric force, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक का बोलते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, और जब वही चार्जेस रुके हुए रहेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेंगे, तो वही इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। कहाँ का ये, तो बिटवीन टू चार्जेज, वो भी कैसा चार्ज, पॉइंट चार्ज, इस बात को ध्यान रखना है, 2 पॉइंट चार्जेज। ये किसके लिए आता है, तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। जैसे ये हमारे पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज आपको बता दिया गया है क्या होता है, इनका सेपरेशन क्या मान लेते हैं फिलहाल, R। तो यहाँ इनके बीच में लगने वाला फोर्स F बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही ना। इसको आगे बढ़ाते हैं तो K के बदले में क्या आता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप K बराबर क्या लिखे हैं, K इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है,
इक्वल इसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹ यूनिट आप निकाल चुके हैं पहले ही, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एसआई सिस्टम में ये वैल्यू है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये है एप्सिलॉन बोल सकते हैं, एप्सिलॉन बोल सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक। ये क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। किसी मीडियम के लिए यहाँ पर क्या होता है, केवल एप्सिलॉन होता, ठीक, जैसे पहले बता दिया गया है। अब देखिए क्या बताया गया आपको कि ये जो फोर्सेस लगाएंगे वो चाहे Q2 Q1 पर लगाए या Q1 Q2 पर लगाए, वो फोर्स जब भी होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दिस चार्जेस, नहीं मतलब इनके जो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला लाइन है इसी के अलोंग होगा वो फोर्स जो ये एक दूसरे पर लगाएंगे। जैसे Q2 Q1 पर लगाता है, फिलहाल प्लस प्लस मान कर चले हैं हम लोग, तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, यानी कि इधर फोर्स लगाएगा, क्या लिखेंगे, तो 1 पर लगाया है 2, ठीक है। और यानी कि देखिए इसी लाइन के अलोंग रहा। अब ये इस पर लगाएगा तो किधर, देखिए ये इधर भी लगा सकता था, इधर भी, ऐसे भी, लेकिन ना, जब भी लगाएगा किधर, तो इसी लाइन के अलोंग, यानी कि इधर। यहाँ क्या लिखे, तो 2 पर लगाया 1 के द्वारा, नहीं, यही पता चला ना। यानी क्या चीज, द फोर्स exerted by one charge on other, ठीक है, is along the line joining their centers। क्लियर हो गया। और फिर क्या आपको पता चला, तो पता ये चला बाबू, क्या पता चला, तो ये जो F है, F1 2 ये इक्वल और अपोजिट होते हैं। ये मतलब ये इस पर लगाया तो इधर और ये इस पर लगाया उधर, देखिए तो अपोजिट है। और मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये रहा इक्वल और ये माइनस क्या बता रहा है कि अपोजिट है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये किस पर डिपेंड किया। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दे कि हाँ भाई बताइए ये जो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है किस बात पर डिपेंड करता है, तो यहीं पर पता है, मैग्नीट्यूड पर, डिस्टेंस पर, और एक के यहाँ पर एप्सिलॉन आकर बता दिया क्या चाहिए कि मीडियम पर भी डिपेंड करता है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसको कोलम्बियन फोर्स भी कहते हैं, ठीक। ये किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है देखते हैं। यानी कि द फोर्स जिसका जिक्र ऊपर हो रहा है उसी का बात हो रहा है। द फोर्स डिपेंड्स ऑन कौन सा भाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, और किस बात पर डिपेंड किया, ठीक है, तो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, नहीं आर पर। कैसे क्यों देखे, लेकिन स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल, लेकिन मैंने डिपेंड किस पर, डिस्टेंस पर, यानी सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज। और किस बात पर, तो मीडियम पर, नहीं मीडियम जिसमें वो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, यही है। तो ही पुराना वाला मेथड, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर नोट करते चलिए, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा चीज़ छूट जा रहा है, वो क्या है, आप इसका नोट बना ले पहले, ठीक है। चलिए देखिए, ये वो क्या कि जो आप देखें कि ये जो फोर्स होता है चार्ज के बीच में, ओहो, ये हेडिंग कूलम्ब्स लॉ, ये जो देखिए आपके जो फोर्स क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, यही है। ये कुछ नहीं, आप देख रहे हैं कि जो फोर्स है चार्जेस के बीच का वो किसके एंटी प्रोपोर्शनल है, एंटी नहीं, एंटी, ठीक है, एंटी प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है। ये केवल कूलम्ब्स लॉ के लिए वैलिड नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी
ऐसा ही कुछ है कि डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबके लिए इस तरह से, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल जो भी फोर्स होगा उसके लिए ये क्या है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इस पर क्वेश्चन भी आता है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा क्या आपसे, क्वेश्चन लिख ही देते हैं कि इफ द डिस्टेंस between the charges, ये पहले वाले ही चार्ज का बात हो रहा है, चार्ज इज डबल्ड, मतलब जब डिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, देन what would happen to the force between them, मतलब उन चार्जेस के बीच के फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कोई बात ना, अभी मान लेते हैं ये Q1 Q2 है और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, R है। तो भैया शुरुआत में फोर्स कितना हो जाएगा, F1 मान लेते हैं शुरुआत का, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बाद में क्या बोला जा रहा है आपको कि जब हम यही डिस्टेंस 2 गुना कर दें, मतलब Q1 चार्जेज वही रहेंगे, बस ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 गुना, मतलब 2R हो जाएगा। R का 2 गुना कितना, 2R। तो F2 निकालते हैं, तो K Q1 Q2, R की जगह पर क्या हो जाएगा 2R का स्क्वायर, यानी कि K Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर हो जाएगा इतना। फाइनली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको अरेंज करते हैं F2 को, F2 इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख दे, इंटू इधर देखिए तो 1/4 लिख सकते हैं इस तरह से। अरे 1/4 एक तरफ कर दिए, और इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं बाबू, F1 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी कि F2 बराबर क्या मिला आपको, तो 1/4 F1 बोले तो ये बाद का जो फोर्स है F1 का चौथा भाग हो गया, यानी कि 4 गुना क्या हो गया, घट गया। समझ में आया बात, यानी कि जैसे ही डिस्टेंस को हम दुगना किए स्क्वायर टाइम्स 2 गुना 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 गुना ये फोर्स क्या हो गया, घट गया। उसी हिसाब से हम क्या करते हैं कि यदि आधा कर देते डिस्टेंस, क्या करते आधा, मतलब बाद का फोर्स वही 2 वाले कंडीशन में क्या हो जाता, जब आधा कर देता तो हो जाता कि Q1 Q2 अपॉन R जगह पर क्या चीज आधा, R/2 का स्क्वायर, यानी फाइनली क्या हो जाता F2 बराबर, तो K Q1 Q2 अपॉन क्या R स्क्वायर बटा 4, ये 4 नीचे से क्या चीज ऊपर चला जाता, ठीक। फाइनली F2 बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, तो 4 इंटू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फिर से इसके बदले में क्या चाहिए F1, यानी 4 इंटू F1, यानी इस बार क्या हुआ 4 गुना बढ़ गया। उस समय क्या हुआ था 4 गुना घट गया था, चौथा भाग आ गया था, लेकिन यहाँ क्या हुआ 4 गुना बढ़ गया जब हम डिस्टेंस को हाफ किए, R/2 किए तब। इसी तरह का क्वेश्चन इसमें आता है, कभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड बदल देगा, कभी ऐसे कर देगा। अब आप ही लोग बताइए कि अगर बताइए ना 3 टाइम्स अगर हम बढ़ा देते डिस्टेंस को तब क्या होता, तो 3 तिहाई 9, 9 गुना फोर्स क्या हो जाता, घट जाता। तो इस तरह से आप देख चुके हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, और इसके बारे में लगभग टोटल जानकारी आपको मिल चुका। और भी हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल से और भी क्लियर होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्या चीज़, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो कि अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आगे आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। थैंक यू।